प्यारे बच्चों, पर्यावरण संरक्षण इस विश्व की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आप जानते होंगे पर्यावरण किसे कहते हैं। परि का अर्थ है चारों तरफ और आवरण का अर्थ है ढके रहना, छाए रहना। वह वातावरण जो हमें चारों ओर से ढके हुए है उसको पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण पेड़ पौधे, लता, बेल, बूटे, ये सब प्रकृति, संपूर्ण प्रकृति से हमारे पर्यावरण की संरक्षण होता है, उसकी रक्षा होती है। सब अपने अपने माध्यम से पर्यावरण को संरक्षित करने की बात करते हैं। आज आप देखते होंगे कि सभी सरकारें, प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वृक्षारोपण के प्रति बहुत सारा आग्रह रखती हैं। हम सबको बार बार हर कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं, प्रशासन, शासन सब ये चाहता है कि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। कहा भी गया है, वृक्ष धरा का भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। अगर हमें स्वस्थ वायु चाहिए, अगर हमें स्वच्छ वायु चाहिए, निर्मल वायु चाहिए, तो इसका एक ही रास्ता है, क्योंकि स्वच्छ वायु देने का काम, वायु को शुद्ध करने का काम केवल वृक्ष कर सकते हैं और दूसरी कोई वस्तु वायु को शुद्ध नहीं कर सकती। इसीलिए वृक्षों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। आज हम कक्षा 8 के लिए पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो बच्चों के माध्यम से हम सबको सीख दे रहे हैं वृक्षों के साथ बढ़ना सीखने की, वृक्षों के साथ पढ़ना सीखने की, आगे बढ़ना सीखने की। वृक्षों के इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें पर्यावरण संरक्षण की सीख दी है। प्रारंभ करते हैं कविता। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं। कवि अपने मन में सोच रहा था बहुत दिनों से। देखिए बेटा, ये इस कविता के लिए आपको ये वीडियो तो मिलेगी ही, वीडियो के साथ साथ आपको मैं इसकी कविता की फ़ोटो भी खींच करके डाल दूंगा। आप वीडियो ऑन करके और थोड़ा सा ऊपर करेंगे, स्लाइड करेंगे उसको, तो नीचे से आपको कविता की पंक्तियां दिखने लगेंगी। तो आप कविता की पंक्तियां देखते जाएं और उसको समझने का प्रयास करें। और यदि पुस्तक पास में हो तो अपनी पुस्तक भी खोल करके रख सकते हैं और फिर आप इसको वीडियो के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। आप छोटे बच्चे, इसलिए आपको समझाना आवश्यक है कि आपको इसका यूज़ कैसे करना है। मुझे देखने में यह आ रहा है कि कक्षा 8 के ज़्यादातर बच्चे वीडियो को देख नहीं रहे हैं। आपके लिए प्रयास करके ये कार्य किया जा रहा है, तो आप इसका लाभ उठाएं। कवि का कहना है कि बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। कवि की कल्पना है, कवि की इच्छा है, बहुत दिन से सोच रहा है ऐसा उनका। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, मुझे थोड़ी सी धरती मिल जाए कहीं से। शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए थोड़ी सी भी धरती प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है। मन में बहुत इच्छा हमारे और आपके होती है कि हम वृक्ष लगाएं, लेकिन कहाँ लगाएं, हमें उचित स्थान नहीं मिल पाता। यही कवि की समस्या है। कहते हैं बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। बाग, जहाँ बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, लगाए जाते हैं, उसको बाग कहते हैं। और जिसमें फूल पत्ते आदि लगाए जाते हैं, फूल के बेलों के इस तरह के बूटे लगाए जाते हैं, वो बगीचा कहलाता है। तो बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं, खिलें फूल फल, चिड़िया बोलें, प्यारी खुशबू डोले। क्या होगा जब सुंदर सा बगीचा होगा, सुंदर सा बाग लगा हुआ होगा, तो फूल खिलेंगे, फूल खिलेंगे तो फल आएंगे। खिलें फूल फल, फूल फल खिलेंगे और चिड़िया बोलें, चिड़िया अपना बसेरा कर लेंगी। अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के जो पक्षी होंगे वो वृक्षों की, अलग अलग वृक्षों की डालों पर अपना अपना बसेरा करेंगे और प्यारी खुशबू डोले। और जब फूल खिलेंगे, फल आएंगे, तो वातावरण शुद्ध होगा और प्यारी खुशबू, फूलों की जो खुशबू है वो हर तरफ
घूमती हुई दिखाई देगी। यानी कहने का तात्पर्य है कि हर तरफ फूलों की खुशबू ही खुशबू वहाँ महकेगी। ताजी हवा जलाशय में अपना हर रंग अंग भिगोले, और ताजी जो हवा होगी, शीतल मंद सुगंधित जो वायु होगी, उस बगीचे में से होकर निकलेगी और फिर वो जलाशय में जाएगी। तो कवि की कल्पना है कि बगीचे में एक छोटा सा जलाशय भी होगा। जलाशय, आशय कहते हैं भंडार, जल का भंडार, जलाशय मतलब तालाब, एक तड़ाग, एक तालाब भी वहाँ होगा। तो जो शीतल हवा होगी वो जलाशय में, वो तालाब के जल में मिल करके अपना हर अंग भिगोले, वो भी अपने अंग अंग को भिगोले, ऐसी मेरी इच्छा है। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो। अब हम सब लोगों के पास तो, शहर में रहने वाले लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, लेकिन हम लोगों में से कुछ बच्चे गाँव में रहते होंगे या शहर में भी ऐसे स्थान पर रहते होंगे जहाँ उनके आसपास में कुछ अपनी धरती हो या कोई ऐसी सार्वजनिक स्थान हो, उसको भी आप अपना कह सकते हैं। जो सबका है वो हमारा है। तो हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो। कहते हैं कि हो सकता है आप लोगों के पास ऐसा हो, फूलों से फलों से लदे हुए आपके अपने बगीचे हों, आपके अपने उपवन हों और आपका सब कुछ वहाँ व्यवस्थित तरीके से हो। हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही बहुत बड़ी ज़मीन ना हो, बहुत जगह अगर आपके पास ना हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, एक छोटी सी क्यारी ही बना लें। बहुत ज़्यादा भी अगर हम लोगों से नहीं हो पाता है तो हम क्या करते हैं, अपने घरों में बड़े बड़े छोटे कई प्रकार के गमले लगा लेते हैं। उन गमलों में बहुत सारे हम पौधे लगा लेते हैं। उन पौधों के माध्यम से भी हम हरियाली का संदेश देना चाहते हैं। तो हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो, या फिर ये हो सकता है कि आपके पास कोई छोटी सी खेती हो, खेत हों आपके और वो फसलों से दहक रही हो, वो उसमें भी फसलें लहलहा रही हो। या दहकने का अर्थ वैसे दहकना आग को कहते हैं। तो पकी हुई गेहूं की जो फसल है वो कुछ कुछ आग के कलर की हो जाती है। तो उसको कवि ने कहा है कि हो सकता है कि आपके पास कुछ अपनी धरती हो और वो फसलों से दहक रही हो, आपके पास जमीन में फसलें हों, लहलहा रही हों। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो। चौपाई कहते हैं चार पैरों वाला। वैसे तो चौपाई अलग अलग चीज़ों को कह सकते हैं, लेकिन चौपाया शब्द कहने से जो अर्थ निकल करके आता है बेटा, वो चौपाया कहने से अर्थ निकलता है चार पैरों वाले, यानी कि पशु। इसीलिए मनुष्य को दोपाया कहा गया है। मनुष्य के दो पाए हैं, मनुष्य के दो पैर हैं, और पशुओं के कितने होते हैं, चार पाए होते हैं। पशुओं के चार पैर होते हैं, इसीलिए उनको चौपाया कहा जाता है। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, बड़ी शांति से, जब क्योंकि आपके पास जब ज़मीन होगी, कहीं आपके पास में खुली जगह होगी, आपने घूमते हुए पार्कों में पशुओं को, गायों को चरते हुए देखा होगा, चौपाए घूम रहे हों। हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। हो सकता है आपके बगीचे के सहन कहते हैं बेटा आंगन, सहन माने आंगन। हो सकता है आपके बगीचे के आंगन में कहीं पक्षी झूम रहे हों, आनंद से वृक्षों की लताओं पर, वृक्षों की टहनियों पर, वृक्षों के पत्तों पर पक्षी जो हैं अटखेलियां कर रहे हों, अपना आनंद का अनुभव कर रहे हों, प्रसन्न हो रहे हों। हो तो विनती है यही, कहीं मत उस दुनिया को खोना। तो आपसे यही विनती है कि आप कभी भी उस दुनिया को मत खोना। ये एक दुनिया है, पक्षियों की दुनिया है, और ये पक्षियों की नहीं, ये हमारी दुनिया है, हमारी पॉजिटिव दुनिया है, हमारी सकारात्मक दुनिया है, जहाँ से हमें पॉजिटिविटी मिलती है, जहाँ से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, जहाँ से घर के उपकरण बनाने के लिए हमें काष्ठ मिलता है, सूखने के बाद लकड़ियाँ मिलती हैं, जहाँ से हमें घर में प्रयोग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिन वनों से, जिन वृक्षों से, पत्तों से हमें औषधियाँ मिलती हैं। तो ये हमारी अपनी दुनिया है। कवि का कथन है, यदि आपके पास में ऐसी दुनिया हो तो आप उस दुनिया को खोना नहीं, उसे नष्ट न होने देना। तो विनती है यही, कहीं मत उस दुनिया को खोना,
पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। और पेड़ों को कटने मत देना, क्योंकि पेड़ केवल हमें ही आसरा नहीं देते, हमें ही जीवन नहीं देते, अरे वो बहुत सारे पक्षियों का, जीव जंतुओं का घर होते हैं। और जब कोई पेड़ कटता है तो आप समझिए कि कई सारे पक्षियों का घर उजड़ जाता है, उनका सहारा छिन जाता है। और सोच के देखें कि जब हमारा घर कोई तोड़ दे, हमारा घर छिन जाए, हमारा सहारा छिन जाए, तो हमारा जीवन कितना कठिन हो जाएगा। नया घर बनाना, नया आश्रय ढूंढना, नई व्यवस्थाएं करना कितना मुश्किल होता होगा। उन पक्षियों को भी बहुत तकलीफ होगी, उन पक्षियों को भी बड़ा मुश्किल लगेगा। तो हमें क्या करना है? हमें उन पक्षियों के आश्रय को समाप्त नहीं होने देना है। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं। एक एक पत्ती पर, वृक्ष के एक एक पत्ते पर हम सबके सपने सोते हैं। सपने सोने का मतलब क्या है? वृक्ष को देख करके, वृक्ष के संबंध में, वृक्ष के साथ में जीवन की बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, भविष्य जुड़ा होता है मानव का। तो हमारे सपने एक एक पत्ती पर सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। और जब आप वृक्षों की शाखाएं काटते हैं, आप जानते हैं भारत के एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए जगदीश चंद्र बसु, कुछ लोग जगदीश चंद्र बोस भी कहते हैं उनको, हैं बसु या बोस, बंगाली थे। तो जगदीश चंद्र बसु ने एक शोध किया और उस शोध में उन्होंने कहा कि पेड़ों में जीवन होता है। पेड़ों में भी क्या होता है बेटा? जीवन होता है। पेड़ भी जीवित की तरह होते हैं, क्योंकि ये भी बढ़ते हैं, ये भी प्रसन्न होते हैं, ये भी दुखी होते हैं। तो जब आपकी एक उंगली चिर भी जाती है, जरा सा कांटा भी लग जाता है आपको और हमें तकलीफ होती है। इसका मतलब जब हम पेड़ों की टहनियाँ काटते हैं तो मानो उनके बाजू काटते हैं, पेड़ों के मध्य से काटते हैं उनका धड़ काटते हैं, पेड़ों की जड़ों को खोदते हैं मानो हम उनके पैरों को, नसों को, उंगलियों को काट रहे होते हैं। पेड़ों को कितनी तकलीफ होती होगी, उन्हें कितना दर्द होता होगा। कवि का कथन है, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ भी जो होते हैं शाखाएं कटने पर शिशुओं सा, बालकों की तरह रोते हैं। आप किसी भी पेड़ की टहनी काट करके देखिए, आप किसी भी पत्ते को तोड़ करके देखिए, जब आप उस पत्ते को तोड़ेंगे तो उस पत्ते की जड़ से, जब टहनी को काटेंगे तो टहनी की जड़ से पानी निकलता है। वो पानी क्या है? कहीं ना कहीं वो उनका वृक्षों के आंसू के रूप में हमें संदेश देते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना। हमें क्या करना है? पेड़ों के संग बढ़ना सीखना है। इसका एक संदेश ये भी है, पेड़ों के संग बढ़ना से आजकल बहुत लोग इस काम को करने लगे हैं, जो पर्यावरण के प्रति सचेत हैं। वो क्या करते हैं? अपने जन्मदिन के दिन एक पौधा लगाते हैं। हाँ, अपने जन्म, कोई भी एक पौधा आप हरियाली वाला ले सकते हैं, कोई फल का ले सकते हैं, कोई फूल का ले सकते हैं। यदि आपने ये काम शुरू कर दिया तो आपके घर में ही हरियाली हो जाएगी। घर में 4 सदस्य हैं, चारों सदस्यों के जन्मदिन पर अगर एक एक पौधा भी लगेगा, एक वर्ष में 4 हो जाएंगे, अगले वर्ष में 8 हो जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे छोटे छोटे पौधे ही सही, आप उनको बढ़ाएं। तो पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना। पेड़ों के साथ बढ़ना हो जाएगा। आप एक एक साल बढ़ेंगे, पेड़ों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। पेड़ों के संग हिलना और पेड़ों के संग झूमना सीखो, मत में आनंद में झूमना। और पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना और पेड़ों के संग संग इतराना। जैसे पेड़ इतराते हैं, हवा चलती है तो पेड़ मानो इतराते हैं। आप भी जब हवा चले, आपके बगीचे से सुगंधित हवा आए, तो आप भी उस हवा में वृक्षों के साथ उनकी नकल करके उन्हीं की तरह से झूम सकते हैं। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। देखिए कैसे कवि ने परिवार को और बगीचे को समान बताया है। जिस परिवार में बच्चे खेलते कूदते हों, जिस परिवार में बच्चे हंसते खेलते हों, उस परिवार को हरा भरा परिवार कहते हैं। कहते हैं उनका परिवार हरा भरा है, उनका परिवार खुशहाल है। बच्चे और पेड़ हैं, दोनों क्या करते हैं? आसपास के परिवेश को हरा भरा रखते हैं। जिस परिवार में बच्चे हैं उस परिवार को हरा भरा, और जिस बगीचे में अच्छे खासे पेड़ पौधे हों उस बगीचे को भी हरा भरा कहा जाता है। बच्चे और पेड़ दुनिया को, ये दुनिया को, सारी दुनिया को हरा भरा रखते हैं। नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। और सबको
प्राणी, हर मनुष्य को इस बात को समझना चाहिए। देखिए एक बात समझ लें आप, इस धरती पर सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले धरती कहा जाता है पानी में डूबी हुई थी, नहीं, जल ही जल था। जमीन, ईश्वर को सृष्टि की इच्छा हुई तो उसने कुछ जमीन को बाहर निकाला जल से। आज भी आप जानते हैं 70-71% जो है जमीन का हिस्सा वो पानी में है, पृथ्वी का हिस्सा वो पानी में है। शेष 30 या 29% पर ही पूरे विश्व की जनसंख्या निवास करती है ना। तो जब ईश्वर को संसार बनाने का मन हुआ तो उसने क्या किया? उसने धरती जो पानी में डूबी हुई थी उसको ऊपर निकाला। सदियों, शताब्दियों, सहस्राब्दियों, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष पहले धरती को ऊपर को निकाला। कहते हैं धरती भी आग का गोला थी, कहीं सूरज का हिस्सा इसको बताया जाता है। बहुत सारी बातें हैं धरती के बारे में। तो बाहर निकाला, फिर सबसे पहले ऊंचे ऊंचे कहीं पहाड़ रह गए, पठार बन गए, कहीं समतल इलाका हो गया, कहीं वन हो गए, प्रकृति उगी, हवा, पानी, इन सब चीज़ों को बनाया। जब ये सब चीज़ें बन गईं, जब ये सब चीज़ें तैयार हो गई, प्राकृतिक वातावरण तैयार हो गया, धरती पर ऑक्सीजन हो गई, सांस लेने लायक प्राणवायु धरती पर हो गई, तब ईश्वर ने सृष्टि में जीव जंतुओं या मनुष्यों को बनाया। आज भी आप जानते हैं चांद पर, मंगल पर, सब ग्रहों, अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज हो रही है। कह रहे हैं ग्रह तो मिल गए, वहाँ तक यान भी जाने लगे, व्यवस्थाएं पहुँच जा सकती हैं, लेकिन कहते हैं वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, प्राणवायु नहीं है। क्यों नहीं है प्राणवायु? क्योंकि वहाँ वृक्ष नहीं है। तो ऐसी बने धरती, ऐसा बने कोई भी ग्रह जहाँ प्राणवायु हो। तो धरती ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर ईश्वर ने प्राणवायु दी है, हमें ऑक्सीजन दी। और ऑक्सीजन कैसे? ऑक्सीजन को पैदा करने का स्रोत है केवल वृक्ष। पहले उसने वृक्ष बनाए हैं और तब हमारे रहने का वातावरण दिया। नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को नहीं समझते कि पेड़ हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं। जब तक हम मन से इस बात को नहीं समझेंगे कि वृक्ष हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हैं, तब तक हम उनके संरक्षण में नहीं लगेंगे। आप पेड़ काटते जाइएगा दुनिया भर के। कभी आप देख लीजिए जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो इतना सारा आपको वातावरण, कभी बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है, कभी बिल्कुल नहीं होती है, कहीं बाढ़ आ जाती है। ये सब जो अनियमितताएं हैं ये इसी कारण से हैं कि प्रकृति का संतुलन, वृक्षों का काटना लोगों ने अपनी सुविधाओं के लिए बहुत ज़्यादा हद तक कर दिया है। ये हमें समझना होगा। और जो लोग नहीं समझते हैं वो अपने दुष्कर्मों का फल चखते हैं। उन्हें अपने दुष्कर्मों का फल बाद में भोगना ही पड़ता है। और उन्हें ही नहीं, बेचारे इसमें कुछ लोग, निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। आज सभ्यता वहशी वन पेड़ों को काट रही है। जिस मनुष्य को सभ्य समझा जाता है, जो मनुष्य अपने सभ्य होने का, सभ्य सभाओं में बैठने योग्य मनुष्य ही तो है। गधों की नहीं होती ना, घोड़ों की नहीं होती, जंगलों में नहीं होती, तो सभा नहीं होती। ये सब मनुष्यों की सभा होती है। इसीलिए मनुष्य को सभासु योग्य सभ्य, जो सभाओं में बैठने योग्य है उसको सभ्य कहा जाता है। लेकिन आज वही सभ्यता, वही मनुष्य अपनी सभ्यता को बढ़ाने के लिए, सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पेड़ों को काट रहा है, वृक्षों को जड़ से काट दे रहा है, मिटा रही है सभ्यता, और जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। और आज वही सभ्यता, जब प्राणवायु चली जाएगी तो हमारे फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचेगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्राणवायु में घातक तत्व हमारे फेफड़ों तक पहुंचेंगे तो हमारे जीवन में जहर घुल जाएगा, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। और लोग आज यही कर रहे हैं। बेटा, इस कविता के माध्यम से कवि का जो संदेश है वो यही है कि हम क्या करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, उनका पालन करें, उनका संरक्षण करें। अपने आसपास जहाँ भी जितनी भी ज़मीन हो, नहीं हो तो घर की छत पर ही कुछ गमले तैयार कर लें। मैंने अपने यहाँ काफ़ी गमले इस हिसाब से तैयार कर रखे हैं। तो आप लोग भी ऐसा कीजिए। जब हमारे पास ज़मीन यहाँ लगाने के लिए नहीं है तो हम कुछ पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, छतों पर लगा लें, कहीं भी लगाएं, और हम पर्यावरण को संरक्षित करें। बहुत अच्छा अवसर होता है। जैसे आप अपने जन्मदिन पर अन्य तरीके से खुशियाँ मनाते हैं, अपने परिवार के सभी लोगों के जन्मदिन पर आप वृक्ष, पौधे
फल के, फूल के, जैसे भी आप लगाना चाहते हैं छायादार, वो आप लगाएं। कोशिश करें कि आप अपने जन्मदिन के दिन या अपने किसी मित्र के जन्मदिन के दिन जो छोटे छोटे उपहार देते हैं, आप छोटे बच्चे हैं, आप बदलेंगे, आप नई शुरुआत करेंगे तो संसार बदलेगा, समाज बदलेगा। तो आप अपने दोस्तों को एक छोटा सा पौधा खरीदिए और वो पौधा दीजिए, उनको गिफ्ट कीजिए। छोटे मोटे जो आप गिफ्ट देते हैं, अगर आप पौधा उसको बर्थडे में गिफ्ट देंगे तो निश्चित रूप से वो अपने घर में उसको लगाएगा, पालन करेगा। कहीं भी पेड़ कहीं भी रहेगा, किसी को भी छाया देगा, किसी को भी खुशबू देगा, किसी को भी फूल देगा। इस सृष्टि का ही संरक्षण करेगा, इस सृष्टि को ही वृक्ष संभालेगा और हमें प्राणवायु और शुद्ध तरीके से प्राप्त होगी। इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं, इसके बाद आपको वो निशान लगा करके मिल जाएंगे। आप अपने प्रश्नोत्तर हल कीजिएगा और मैं इसमें निशान लगा दूंगा कौन कौन सी पंक्तियों का आपको अर्थ भी लिखना है। आपके पास बाल भारती पुस्तक होगी, थोड़ा उसकी सहायता ले सकते हैं, और आप चाहें तो अपना समझ से जितना आपको समझ में आए उस हिसाब से भी आप मेरे इस वीडियो को देख करके और इसका अर्थ आप